हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी इलेक्ट्रिशियन पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक बताया था कि 100 लीटर का जो हमारा वाटर कूलर होता है उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करते हैं सिंपल वे में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 100 लीटर से ऊपर का जो हमारा वाटर कूलर होगा उसकी वायरिंग कैसे की जाएगी। अब यहाँ पर 100 लीटर से कम वाले वाटर कूलर में 100 लीटर से ऊपर वाले वाटर कूलर में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं कंप्रेसर का। जो हमारा 100 लीटर से कम का वाटर कूलर होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है वो कम एचपी का होता है, लेकिन जो हमारा 100 लीटर से ऊपर का वाटर कूलर होता है उसका कंप्रेसर थोड़ा सा हैवी एचपी का होता है, यानी कि ज़्यादा एचपी का होता है। इसीलिए उसकी वायरिंग थोड़ी सी डिफरेंस होती है। जो 100 लीटर से कम का वाटर कूलर होता है उसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया जाता है, रनिंग कैपेसिटर, और जो हमारा 100 लीटर से ऊपर का वाटर कूलर होता है उसमें 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। और एक डिफरेंस और है कि जो हमारा 100 लीटर से कम का वाटर कूलर रहेगा उसमें करंट रिले लगता है, पीटीसी रिले, और जो हमारा 100 लीटर से ऊपर का वाटर कूलर रहेगा उसमें हमारा वोल्टेज रिले लगाया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से 100 लीटर से ऊपर तक के वाटर कूलर की वायरिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर कूलर की वायरिंग एबव 100 लीटर, मतलब 100 लीटर से ऊपर का जो वाटर कूलर रहेगा उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे। उसकी वायरिंग करने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा 100 लीटर से कम वाले वाटर कूलर में सामान लगेंगी सेम वही चीज़ इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें वोल्टेज रिले और 2 कैपेसिटर लगेंगे। तो चलिए हम इसकी वायरिंग बता देते हैं किस प्रकार से करना है। यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट का काम आप जानते होंगे कि ज़्यादा कूलिंग हो जाने पर यह सप्लाई को कट करता है। ओएलपी का भी काम आप जानते होंगे, ओएलपी क्या करता है, जो हमारा कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर अगर ओवरहीट या ओवरलोड होता है तो ओएलपी सप्लाई को कट कर देता है और फिर से नॉर्मल कंडीशन में आने पर ओएलपी फिर से सप्लाई को आउट करने लगता है। अब यहाँ पर वोल्टेज रिले का काम समझ लीजिए। वोल्टेज रिले क्या करता है, तो वोल्टेज रिले रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर वोल्टेज रिले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस वोल्टेज रिले में 1 नंबर पिन, 2 नंबर की पिन, 5 नंबर की पिन और 4 नंबर की पिन होती है। जो 1 नंबर की पिन होती है, 1 नंबर पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार जोड़ते हैं और 4 नंबर पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार जोड़ते हैं। उसके बाद रनिंग कैपेसिटर का एक तार 2 नंबर पे जोड़ते हैं और दूसरा तार 4 नंबर पे जोड़ते हैं। उसके बाद 4 नंबर पर फेस या न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं और 5 नंबर पर फेस या न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम 4 नंबर पर न्यूट्रल की सप्लाई दे दिए तो 5 नंबर पर फेस की सप्लाई देना है, अगर 5 नंबर पर फेस की सप्लाई दे दिए तो 4 नंबर पर न्यूट्रल की सप्लाई देना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसकी वायरिंग हम अभी करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। किस प्रकार से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारा कंडेंसर फैन मोटर है और जो हमारा कंप्रेसर है इसको न्यूट्रल की सप्लाई पहुँचाना है। तो न्यूट्रल की सप्लाई पहुँचाने के लिए हमारी मेन लीड होगी। इस मेन लीड के द्वारा हम दोनों में ही न्यूट्रल की सप्लाई पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे कंडेंसर फैन मोटर में न्यूट्रल की सप्लाई पहुँच चुकी है। अब हमारा सप्लाई पहुंचाना है इस कंप्रेसर में। इस कंप्रेसर में सप्लाई पहुंचाने के लिए यहाँ पर वोल्टेज रिले लगाया है। हमने आपको पहले ही बताया कि वोल्टेज रिले में सप्लाई दी जाएगी 4 नंबर पर फेस, 5 नंबर पर न्यूट्रल, या फिर 5 नंबर पर फेस, 4 नंबर पर न्यूट्रल। इस प्रकार से कनेक्शन किया जाएगा। तो चलिए हम न्यूट्रल के सप्लाई को सबसे पहले 5 नंबर की पिन पर लेके जाते हैं और उसके बाद 5 नंबर से आउट करवा के कॉमन पर लेकर जाना है। लेकिन कॉमन पर लेके जाने से पहले हमारी जो OLP रहेगी OLP में कनेक्ट करवा देंगे और OLP का जो आउट पॉइंट होगा इसको कनेक्ट करवा देंगे कॉमन पे। तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाता है न्यूट्रल की सप्लाई का। कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर दोनों में न्यूट्रल पहुंच चुका है। अब फेस की सप्लाई को पहुंचाना है। तो फेस की सप्लाई पहुंचाने से पहले हम यहां पर कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेते हैं। कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का ये काम होता है कि कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करके छोड़ देना, यानी कि कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट कर देता है, उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा रनिंग कैपेसिटर का काम होता है ये भी झटका मार के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद लगातार रनिंग बाइंडिंग पर इसको चलाता रहता है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका काम बस क्षण मात्र के लिए है और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है इसका काम हमेशा के लिए है। तो चलिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का पहले कनेक्शन कर लेते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार जोड़ना है 4 नंबर की पिन से। तो चलिए हम 4 नंबर की पिन से स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार जोड़ देते हैं और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा वायर है इसको जोड़ना है वोल्टेज रिले
रिले के 1 नंबर पिन पर, और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है इसका एक वायर जोड़ना है वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पर, और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर इसका दूसरा तार जोड़ना है 2 नंबर के पिन पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रनिंग कैपेसिटर 2 नंबर 4 नंबर और स्टार्टिंग कैपेसिटर 1 नंबर 4 नंबर पर जुड़ चुका है। अब क्या करना है हमको, न्यूट्रल की सप्लाई तो यहाँ से होकर कंप्रेसर में पहुंची रही है, अब इस 4 नंबर के पिन पर फेज की सप्लाई देना होगा। तो चलिए हम फेज की सप्लाई लेकर आते हैं। सबसे पहले फेज की सप्लाई जाएगी हमारे थर्मोस्टेट में, तो थर्मोस्टेट में यहाँ पर फेज की सप्लाई मिल चुकी है। थर्मोस्टेट का जो आउट पॉइंट होगा यही सप्लाई अब आगे जाएगी। इस सप्लाई को कहाँ पे लेके जाना है, कैसे लेके जाना हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई को नीचे लेके जाएंगे और उसके बाद पहले हम कंडेंसर फैन मोटर में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कंडेंसर फैन मोटर में फेज पहुंच चुका। अब यहाँ पर फेज की सप्लाई जाएगी हमारे वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर पिन पर फेज की सप्लाई पहुंच गई। आप जानते होंगे कि जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है इसका एक तार रनिंग बाइंडिंग से जुड़ता है, दूसरा तार स्टार्टिंग बाइंडिंग से जुड़ता है। तो जो हमारा रनिंग बाइंडिंग का तार होगा वो यहाँ पर है, देखिए रनिंग बाइंडिंग हमारी यहाँ पे, स्टार्टिंग बाइंडिंग हमारी यहाँ पे है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रनिंग और यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्टिंग। यहाँ पर कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगी इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो चलिए हम रनिंग बाइंडिंग पर फेज की सप्लाई दे देते हैं। तो फेज की सप्लाई हमारे 4 नंबर पिन पर आई हुई है, यहीं से हम रनिंग बाइंडिंग को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से रनिंग बाइंडिंग हमारा जुड़ चुका है और जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है इसको हम जोड़ देंगे 2 नंबर के पिन से। तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है उसका एक तार स्टार्टिंग बाइंडिंग में जुड़ा है और एक तार हमारा रनिंग बाइंडिंग में जुड़ा है, और रनिंग बाइंडिंग पर फेज की सप्लाई दी गई है। जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का सीरीज में बनकर 1 नंबर पिन पर जा रहा है, यानी कि दोनों ही कैपेसिटर एक साथ झटका मार के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम करते हैं 100 लीटर से ऊपर तक के वाटर कूलर की वायरिंग। अगर आपको वाटर कूलर की वायरिंग बेहतर तरीके से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।